नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से वापस ली गई जमीन पर बने सरकारी फ्लैटों की चाबी गरीबों को सौंप दी। कुल 76 गरीबों को उनके सपनों का घर मिला। प्रयागराज के लूकरगंज में बने इन फ्लैट का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कराया गया है और इनकी जो नींव है वो 2 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने रखी थी और उसी दरमियान माफिया अतीक अहमद के कब्जे से ये ज़मीन मुक्त कराई गई थी। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी शिरकत की। सीएम योगी ने प्रयागराज दौरे में तकरीबन 767 करोड़ रुपए की अन्य योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें करीब 250 योजनाओं का जो हमने बताया शिलान्यास है। शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब किसी सरकार ने माफियाओं से जो ज़मीन छुड़ाई हो, उनके कब्जे से जो ज़मीन छुड़ाई हो, उसको छीन कर गरीबों के लिए घर बनाए हों। अगर सोच कर देखें तो ये बहुत बड़ा कदम है। राजनीति, पक्ष विपक्ष, इसमें फंसकर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता है कि शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी चीफ मिनिस्टर ने वो ये काम किया है जैसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। वास्तव में मंथन का विषय आज इसीलिए हम लेकर आए हैं कि ये जो एक तरीके से आतंक, माफिया, उसके खौफ से लोगों को मुक्त कराना और उन लोगों को मुक्त कराना जो वास्तव में बहुत दीनहीन, गरीब, निर्बल होते हैं और माफिया ऐसे लोगों में डर बनाकर फिर पूरे समाज को कब्जे में ले लेता है। ये संदेश देना कि उसी माफिया से छीनी ज़मीन में किसी ननकी, किसी ननकू, किसी मुन्ना, किसी गिरधर, किसी धनिया का आवास, मकान, घर आबाद है, अपने आप में ये भारत में ही इस तरीके का नज़ीर, इस तरीके की वास्तव में मिसाल भारत में ही मिलती है। तो मंथन आज इसी पर। दो 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक तो साफ कर दिया था कि माफिया या तो भाग जाएं या जेलों में होंगे। और पिछले दिनों तो जब इलाहाबाद, जो आज का प्रयागराज है, प्रयागराज में गवाह, राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में शपथ उठा ली थी कि मिट्टी में मिला दूंगा। माफिया को मिट्टी में मिलाकर जो उसकी जमीन, जो उसने गरीबों, साधनहीनों, सामान्य लोगों से छीनी थी, उस जमीन को मुक्त कराकर गरीबों को बांट दी। अगर देखें तो बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी जिनमें नायक जो होता है वो रॉबिन हुड की छवि वाला नायक होता है और वो अमीरों को लूटता है और गरीबों में बांटता है। लेकिन यहाँ परिस्थिति अलग है। यहाँ सरकार है, सरकार अपने अख्तियार का प्रयोग करके ये माफिया को जमींदोज करती है। उसके मुखिया रॉबिन हुड की तरह एक नायक के रूप में उभर कर आते हैं और गरीबों के लिए घर बनाते हैं, घर बनवाते हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज की जानिब से एक संदेश दिया उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को, कमिश्नर्स को, कि जहां जहां माफिया से ज़मीन छीनी गई है वहां वहां घर बनाकर गरीबों को बसाया जाए। और ये अपने आप में एक अलग तरीके का संदेश है, संकेत है। इससे 2 चीज़ें सामने आएंगी। एक तो ये कि वो लोग भी अब माफिया से नहीं डरेंगे या 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहेंगे जो
बहुत ही गरीब साधनहीन हैं और जिन्हें आसानी से डरपोक समझकर माफिया गुंडे मवाली डरा लेते थे। एक उनके अंदर एक ताकत आएगी, उनके अंदर एक जिगरा आएगा सरकार की इस कदम से, और उनको एक घर मिलेगा और तमाम माफिया गुंडे मवाली ऐसे जो तत्व हैं उनमें संदेश जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार उन गरीबों को ही उनसे छीनी जमीन में बसाएगी जिनको वो कभी डराते थे। तो एक तरीके से ये भय दूर करना और जो गरीबों साधनहीनों का एम्पावरमेंट है। भले ही ये फ्लैट 76 ही हैं, ऐसा नहीं कि 2-4-5 हज़ार हैं, या अन्य जिलों में जो माफिया से छीनी ज़मीन है उसको भी कोई ऐसा नहीं कि उस ज़मीन में कोई 100, 200, 400, 500 फ्लैट बन जाएंगे एक जगह, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक संकेत है, एक संदेश है, एक नज़ीर है आने वाली सरकारों के लिए, और जो पीछे की सरकारें गई हैं उनके लिए एक आईना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये दिखाने की कोशिश की है। प्रयागराज में इस मौके पर योगी ने क्या कहा वो जरा सुन लीजिए। सपना भी नहीं देखते थे कि आवाज उनका भी बन पाएगा, उनका भी आवाज होगा। एक सपना था लेकिन अब वो हकीकत बन गई है। आपने देखा होगा क्या उनके चेहरे पर मुस्कान थी। जीवन भर व्यक्ति कार्य करता था, मेहनत करता था, अंतिम समय में भी किराए के मकान पर रहने के लिए जहां तहां झोपड़ी डाल करके रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। एक गरीब के पास उसका आवाज मिल जाना उसके स्वावलंबन का आधार बनता है, उसके विकास का आधार बनता है, उसके परिवार के सम्मान का आधार बनता है, उसके बच्चों के लिए, उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए नई प्रेरणा बनती है। और यह आवाज उसी सुविधा के साथ जोड़ने के कार्यक्रम का हिस्सा है। और जब 2021 में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया था तब सिद्धार्थनाथ जी उस समय कहते थे क्या ये समय पे पूरा हो जाएगा? मैंने कहा चिंता मत करिए, समय पे पूरा भी होगा। याद करिए ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप में एक मैजिक है। और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया 2017 से पहले का वक्त। वो कह रहे हैं कि सरकारी ज़मीन, गरीबों की ज़मीन, व्यापारियों के ज़मीन, घर, दुकान, इन पर माफिया बड़ी आसानी से कब्जा कर लेता था। माफिया नारा लगाता था जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। आज वक्त बदल चुका है और अब गरीबों को मकान, आवास बनाकर दिए जा रहे हैं। आईना है, मुख्यमंत्री ने आईना दिखाया। और जो लाभार्थी हैं, जिन्हें मकान मिला, जिन्हें आशियाना मिला, उनका भी रिएक्शन जरा सुन लीजिए। पापा मेरी रिक्शा चलाते हैं। हमने आगे बहुत सी मुसीबतों का सामना किया, बहुत सी चीज़ों का सामना किया। एक तो किराए के मकान में दर दर के ठोकर खाना, हर चीज़ का। सही बताइए कि ये खुशी जो मिली है ना, यकीन खुद को भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि इतनी बड़ी खुशी है मेरी है। और हम योगी जी का बहुत 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 शुक्रिया करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। उन्होंने इतनी बड़ी खुशी दी, और इतनी बड़ी खुशी तो खुशी दी इतने बड़े मेन सिटी में हमको मिला। उनका दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। और मैं घर किराए पर रहती हूँ, और जो है अगर योगी बाबा ने मुझे मकान दिया, मुझे छत दी है, मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत खुशहाल हूँ। मुझे कोई क्या कहते हैं, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री हम लोग के आज तक नहीं दिया। मैं जीवन में कभी नहीं सोची थी कि मुझे खुशहाली मिलेगी, मुझे छत मिलेगा। मुझे कोई नहीं दिया, कोई सरकार नहीं दी, मगर योगी बाबा के राज में मुझे सब कुछ मिला। हम जो प्रॉपर्टी में रहते हैं रहीमाबाद, लेकिन हमें से खुश हैं कि हमारा योगी जी कम से कम रहने की सुख दे देते हैं। पानी डाल डाल के रहते हैं तो पानी चूहता है, लेकिन हमारा कि ऐसे करे योगी जी हमके दे दिए कमरा, तो हम बहुत सुकून से अब रहेंगे। योगी जी के धन्यवाद। क्या करते हैं? हम घर पर रहते हैं, घर में चाय बनाते हैं। योगी जी मकान दे दिए हैं, कमरा दे दिए हैं, छत
चू रही थी, अब छत मजबूत है। एक मुस्लिम महिला का भी रिएक्शन आपने सुना। वो भी कह रहे हैं कि शहर के बीचों बीच मकान एक कल्पना थी उनकी, पहले की सरकारों ने ऐसा नहीं किया। ये खुलकर ये लाभार्थी कह रहे हैं। वास्तव में यार ये बात तो है, ठीक है, विपक्ष कह सकता है कि कोई संकेत है, संदेश है, चुनाव है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें हो सकती, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा किया। ये मकानों की वो तस्वीर है, वो तस्वीर देखिए, वो दृश्य देखिए जो मकान बनकर तैयार हुए हैं। अच्छे खासे सुंदर मकान बनाए गए हैं और आनंद फानन 2 साल के वक्त में योगी आदित्यनाथ के वादे के अनुरूप गरीबों को मकान दिए गए हैं और भय मुक्त, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश और साथ साथ उन लोगों को जो आम आदमी हैं, जो गरीब हैं, जो साधनहीन हैं, उनको उनके अंदर का जो भय है उसको भी हटाने का काम मुख्यमंत्री ने किया है, ताकि भविष्य में वो किसी भी स्थिति परिस्थिति से वो लड़ सकें। मेरा आज यही सवाल है कि पहले की सरकारें भी ऐसा कर सकती थी, क्यों नहीं किया उन्होंने। मेहमान हमारे साथ मंथन में जुड़ गए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अरुणेश यादव हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनेश राणा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राणा साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक रजा हुसैन रिजवी साहब जुड़े हैं। रजा भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और राजनीतिक विश्लेषक ब्रजभूषण सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिहार साहब आपका ही बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मंथन की शुरुआत रजा भाई से करूंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि ये महज 76 फ्लैट नहीं है, संख्या उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन संदेश और संकेत बहुत बड़ा है। रजा भाई से किस तरह देखते हैं? देखिए दुर्गेन जी, ये आज बहुत बड़ा और ऐतिहासिक काम हुआ है। 2 नजरिए से बड़ा हुआ है। पहले नजरिए से तो ये कि जो माफिया लोग हैं, जिन्होंने देश में और प्रदेश में नंबर 2 के तरीके से, चाहे बेईमानी से हो, चाहे वो डरा के, चाहे धमका के, चाहे छिनैती हो, चाहे कत्ल करके पैसा इकट्ठा किया हो, नंबर 2 से आज हम 66 साल के हो गए। हमारे पास 4 करोड़ रुपया नहीं है, 1 करोड़ रुपया हमारे पास नहीं है, जबकि हम भी समाज में काम करते हैं। और वो जो है 500 करोड़ और 800 करोड़ और 1200 करोड़ कहाँ से खड़ा कर लिए? इसके मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने नंबर 2 का काम किया है और नंबर 2 का काम करके इकट्ठा किया है। जेल के अंदर आपको मालूम है कि देवरिया के अंदर कानपुर के आदमी को बुला करके किस तरीके से उसको धमकाया गया, उसकी जांच उसकी सब चल रही है, वो अलग चीज है। एक नमूना बताया मैंने आपको। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जो आज ये काम किया है, ये इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, इस कारण कि उन गरीबों के, आप समझिए, जो बेचारी दरियाबाद की रहने वाली जाहिदा फातिमा, वो कह रही थी कि साहब मेरे पति जो है ई रिक्शा चलाते थे और बड़ी परेशानी से हम अपनी जिंदगी जो है बसर कर पा रहे थे, और आज हमें जो छत मिली है उस छत से हम अपने को, रेनू भी यही कह रही थी कि उस छत से हमें कितनी खुशी हुई है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो जाहिर सी बात है आपको उसमें जाना चाहिए, उस परिधि में कि जिनको आवास मिला और एक समाज में मैसेज गया है। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो अब सोचेंगे कि साहब जो नए तैयार हो रहे थे बदमाश, जो नए जो है क्रिमिनल तैयार हो रहे थे कि साहब बस असलहा रख लो जेब के अंदर, अब एक कार इधर उधर मार के अपना नहीं होगा तो पैसे इकट्ठा करेंगे। होता था ऐसे कई बदमाशों की लिस्टें हैं जो शाम को पर्ची भेज देते थे कि भाई ऐसा है, इतना रुपया भेज दो, कल तुम्हारी दुकान का शटर नहीं उठेगा। और बेचारा जो बिजनेसमैन है वो सुबह से शाम तक दुकान पे बैठता है, उन्होंने जो मांगा चुपचाप पहुंचा दिया। लेकिन अब इसका असर ये है कि प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी जरा से कम है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उस तरीके से सर उठा के नहीं चल रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि साहब हम बंद भी होंगे, गैंगस्टर एक्ट भी लगेगा, हमारी जो जमीन है वो भी जाएगी, हमारा जो पैसा है वो भी जाएगा, और कहीं ना कहीं पूरा खानदान का सफाया ना हो जाए। तो इसलिए दहशत है लोगों में। और मैं तो यही कहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है और हमें लगता है कि और राज्य इससे जो है वो सीखेंगे
कि साहब जो उनके यहाँ अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी जमीन को अकोपाई किया जाए, उन्होंने गलत तरीके से कमाया है, ठीक बात है। उन्होंने नंबर धोखे से कमाया है और इनको जो है फिर मकान बना करके दिया जाए। उत्तर प्रदेश में अभी पढ़ रहा था 50 लाख जो है घरौनी जो है अब तक जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है, अब 76 इसमें और जोड़ लीजिए, 54,76,000 हो गए। 54,76,000। रजा भाई, मैं अरुणेश यादव के पास आऊँगा। अरुणेश यादव जी, उत्तर प्रदेश में हालांकि आपकी कम से कम एक पूरी पीढ़ी निकल गई, बल्कि वो जो पूरी नौजवान पीढ़ी थी वो भी प्रौढ़ होने जा रही है, आपकी सरकार नहीं है, लेकिन काम तो अच्छा है। अगर देखा जाए कि भाई एक तो 2-3 तरीके से 76 फ्लैट नहीं है, ये बहुत बड़ा संदेश है। फ्लैट बहुत संख्या नहीं है कि भाई अतीक अहमद या किसी अन्य माफिया की ज़मीन उससे मुक्त कराकर उसमें 76 मकान बना के दे दिए गए। ये एक वो माइलस्टोन है, वो लैंडमार्क है जो कम से कम पिछली सरकारों के लिए और अगली सरकारों के लिए एक तरीके से मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आज तक मैंने नहीं सुना उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि माफिया से जमीन छीन के गरीबों को घर बना दिए जाएं। अक्सर गली चौराहे नुक्कड़ चौक चौपाल में शाम को चाय के वक्त, सुबह चाय के वक्त हम लोग ये जरूर चर्चा करते हैं, ये करते रहे हैं बहुत वर्षों से, कि अगर ऐसा होता तो इसको बदमाशों से छीन करे ज़मीन, इसमें गरीबों के मकान बना दिए जाते, अस्पताल बना दिया जाता। ये केवल कहा ही जाता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा करके दिखाया। और ऐसा नहीं है कि वो दूसरे लोग नहीं कर सकते, विल पावर होनी चाहिए। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन अगर आपका माफिया तंत्र के साथ में होगा तो फिर कोई भी सरकार हो कर नहीं सकती, उसके लोगों का कनेक्शन होगा तो वो कर नहीं सकती। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से ये कह सकता हूँ कि कम से कम वो पाक साफ व्यक्ति हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मैं कोई सर्टिफिकेशन करने वाली एजेंसी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कम से कम भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री तो नहीं है। कम से कम उनके अंदर ये तो नहीं है कि अपराधी का संरक्षण तो नहीं देते वो, ऐसा लगता है प्रत्यक्ष तौर पर। अरुणेश यादव मुस्कुरा रहे हैं, इनके दिमाग में बहुत सारे नाम चल रहे होंगे, अभी ये बताएंगे भी हमको, लेकिन हम मूल मुद्दे पर रहना चाहते हैं। अब किसी बनारस और किसी पूर्वांचल के किसी जाति विशेष के माफिया का नाम मत गिनाइएगा आप, क्योंकि वो बहुत अलग तरीके की चीज़ें हैं। वो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई ये बाकी भी मुख्यमंत्री कर सकते थे और देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी कर सकते हैं। माफिया तो खाली उत्तर प्रदेश में ही नहीं ना, पूरे देश में माफिया है और इस तरह की ज़मीनें पूरे देश में कब्जा करके रखी होंगी। रजा हुसैन रिजवी साहब कह रहे हैं कि इसमें कोई भेदभाव भी नहीं हुआ, जाहिदा को भी मकान मिला है, रेनू को भी मकान मिला है। ये भी कोई नहीं कह सकता कि भाई हिंदू मुसलमान कर रहे हैं योगी जी। अरुणेश यादव जी, दुर्गेंद्र जी, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का स्वागत है। और जहां तक बात रही योगी जी ने क्या किया और योगी जी ने किस तरह की नजीर पेश की, तो उसमें मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहूंगा कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले भी देश के प्रदेश में मुख्यमंत्री हुए और प्रधानमंत्री हुए। और जो राजधर्म होता है, राजधर्म रहता है कि जो देश की और प्रदेश की जनता है उसके लिए काम करना। लेकिन पहली बार ऐसा देखने में आया है जब से ये हमारी बीजेपी की सरकार आई है कि ये लोग काम तो इतना करते हैं और उसका जो प्रचार होता है वो प्रचार 10 गुना हो जाता है। पहले भी सरकारें रही, पहले भी मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, सबने जन कल्याण के काम किए, लेकिन जो प्रचार का जो तंत्र रहा कि योगी जी ने ये कर दिया, ये माइलस्टोन स्थापित कर दिया, ये तो आज तक कोई नहीं कर पाया। मोदी जी ने ये माइलस्टोन स्थापित कर दिए, आज तक ये कोई नहीं कर पाया। अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें, हालांकि हमारी जो सरकार है साहब, बिल्कुल आपका कहना सही है, 30 साल 32 साल से नहीं है, पूरी एक पीढ़ी गुजर गई। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे साथी भी बैठे हुए हैं डिबेट में, माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हुए उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने जो काम उत्तर प्रदेश के लिए किया वो तो शायद न भूतो न भविष्यति कोई कर सकता है, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन कभी भी उसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया। दुर्गेंद्र जी, आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, मैं भी इटावा के क्षेत्र से आता हूं।
और हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहां हमें जानकारी है कि चंबल का बीहड़ हुआ करता था, जहां पे डकैत रहा करते थे। उन डकैतों को मुख्य धारा में लाने का काम माननीय नेताजी मुलायम सिंह ने किया, और ये काम जो है ये सभी को स्वीकारना पड़ेगा कि ये काम ऐसा रहा। कई डकैतों ने सरेंडर किया, माननीय फूलन देवी जी सांसद भी रहीं। जो काम आज तक ना तो कोई सरकार कर पाई और ना कोई सरकार करेगी, लेकिन कभी भी माननीय नेताजी ने कभी भी इस चीज के लिए ना कोई प्रचार किया ना प्रसार किया, क्योंकि ये उनका काम था। एक प्रधानमंत्री होने के नाते या एक मुख्यमंत्री होने के नाते ये उस प्रधान सेवक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने प्रदेश की जनता के रख रखाव की हर जो संविधान एक अधिकार देता है हर व्यक्ति को कि उसको तन ढकने को कपड़ा होना चाहिए, खाने को रोटी होनी चाहिए और सर ढकने को मकान होना चाहिए, तो वो एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य होना चाहिए कि वो उस प्रदेश की जनता को, अपने प्रदेश की जनता को मुहैया कराए। अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी नोएडा की धरती पे आए थे और यहाँ आके एक ओवर ब्रिज का इन्होंने उद्घाटन किया और वहां एक अजीब तरीके का विवादित बयान दे के गए। तो ये बयान मेरे गले से नहीं उतरा, हालांकि आप कह रहे थे दाएं बाएं लेफ्ट राइट मत करना, लेकिन मैं ये जिक्र जरूर छेड़ूंगा। वो ये कह के गए कि जो मुगल हमारे देश में आए थे, आजकल जो उनके वंशज है वो रिक्शा चला रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से हमें नहीं भूलना चाहिए योगी जी को कि आप ऐसे प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हैं जहां 4 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है, और संविधान, आप संविधान की रक्षा के लिए बैठे हैं और संविधान ये कहता है कि आप जाति और धर्म के हिसाब से कम एक मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो घुमा फिरा के दुर्गेंद्र जी सारी बातें आ जाती हैं चुनाव की राजनीति पे। हालांकि कुछ लोग मेरी बात से सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं भी हो सकते हैं। मैं इसमें कोई बड़ा काम नहीं मानता हूं कि योगी जी ने ये काम बड़ा किया, ये उनका कर्तव्य है। अरुणेश यादव जी बिल्कुल 76 फ्लैट बहुत बड़ा काम नहीं है एक राज्य के बहुत बड़े मुख्यमंत्री के लिए, जो बहुत बड़ा राज्य हो उसका मुख्यमंत्री हो और 76 फ्लैट उसने दे दिए, बहुत बड़ा काम नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन किस जमीन पर बने हैं, उसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या है, ये बड़ा काम है। और एक पहले भी उतनी ताकतवर सरकारें रहीं, आदरणीय नेताजी की, बहन कुमारी मायावती की, अखिलेश यादव की, कल्याण सिंह की, राजनाथ सिंह की, राम प्रकाश गुप्ता की, बहुत सारी, आपके नारायण दत्त तिवारी जी की, दर्जनों सरकारें हमने देखी हैं। इस तरीके की जो चीज़ें हैं, कम से कम समाज के गरीब तबके को ये संदेश देना है कि जो लोग तुम्हें कुचल रहे थे, तुम्हारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे थे, ये दो तरीके से संकेत और संदेश की सरकार और संकेत और संदेश की जिसे आप पॉलिटिक्स कहते हैं। अरुणेश यादव जी, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैंने आपको तुलनात्मक बात बता दी माननीय नेताजी की। अब आप कंपेयर कर लीजिए कि उन्होंने तो इतना बड़ा काम किया लेकिन कभी उसका प्रचार नहीं किया। ये एक मुख्यमंत्री का काम, प्रचार तंत्र इतना था नहीं। और अगर आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो आपने किया नहीं अरुणेश यादव जी, और आज अब आपके जब बिल्कुल माथे पर आ गया है तो आप कर रहे हैं, आपकी राज्य सरकारें कर रही हैं, अपने काम को बता रही हैं, अच्छी बात है। नियत और नीति की बात होनी चाहिए, नियत और नीति की भी बात इसमें होनी चाहिए कि नियत आपकी कैसी है, नीति और आपकी कैसी है। आज हम जो चर्चा करने बैठे हैं प्रोफेसर यादव, आज मैं चर्चा करने नियत और नीति पर ही बैठा हूं। मेरे लिए 76 फ्लैट अहम नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार का हजारों करोड़ का बजट है, सैकड़ों करोड़ का बजट है, उसमें 76 फ्लैट कोई मायने नहीं रखते, बिल्कुल एक बूंद बिंदु के बराबर भी हैं। लेकिन नियत और नीति उसकी ही बात कर रहा हूं। मैं आरएलडी के प्रवक्ता के पास आऊंगा, विनेश राणा साहब को। राणा साहब, योगी जी ने कहा कि 17 से पहले तमाम सरकारें थी। अभी अरुणेश यादव ने नेताजी की बात कही, मैं इस बात से काफ़ी हद तक सहमत हूं कि नेताजी ने बहुत काम किया 10वें उन्मूलन के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोगों पर डकैतों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाते रहे हैं। बहुत सारे नेताओं पर आरोप लगते रहे कि चंबल के डकैतों को संरक्षण भी देते रहे। तहसीलदार सिंह को, जो उनके बहुत विरोधी हुआ करते थे, नेताजी ने अपने पार्टी में लाकर उनको किया। फूलन देवी का पुनर्वास किया। बहुत सारी बड़ा बोल्ड निर्णय लिए मुलायम सिंह यादव ने, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अब अलग अलग नज़रिया अपने अपने तरीके से लोग देख सकते हैं, वो एक अलग मसला था।
मसला ये है कि एक नीति और नियत की जो बात कही, बड़ी अच्छी बात कही प्रोफेसर साहब, चूँकि शिक्षक हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई नीति और नियत की बात, हम उसी पर कायम रहते हैं। योगी आदित्यनाथ की नीति और नियति, नियति नहीं नियत, उसमें मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इस तरह का काम कोई हुआ। अब आपको अगर याद हो, बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, आप बताइए हमें कोई उदाहरण दीजिए कि किसी माफिया की छीनी जमीन पर गरीबों के घर बन गए हों। राणा साहब, देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये तो मकान है। मात्र हम सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एक सरकार की जिम्मेदारी भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये प्राथमिक जिम्मेदारी होती है सरकार की। तो इसमें यदि कोई सरकार कर रही है तो ये स्वागत योग्य है, मैं इससे डिनाई नहीं करता, मना नहीं करता। लेकिन ये इतिहास में पहली बार हो रहा है, तो ये आप मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत कह रहे हैं। नहीं, आप उसको मुझे लगता समझने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं मकान इतिहास में पहली बार वो दे रहे हैं। किसी माफिया की जमीन छीनकर गरीबों के लिए क्या उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने मकान बनाए हैं क्या? संकेत और संदेश की बात कर रहा हूं, इससे दो चीजें जाती हैं। गरीबों में माफिया के प्रति भय कम होता है, ऐसा बिल्कुल सार्वभौम सत्य है। और उसके अतिरिक्त ये होता है कम से कम उनको मकान मिले। मकान मिलना बेसिक जरूरत है, सरकार का काम है, उसमें कोई प्रचार की जरूरत नहीं। वो ठीक बात है आपकी। मैं आपको बता दूं, देखिए, आप मकान की बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा छीन के चौधरी चरण सिंह जब राजस्व मंत्री थे तो 1952 में उन्होंने जमींदारी खात्मा किया था। उन्होंने मजदूरों को, गरीबों को जमीन का मालिक बना दिया था। तो इतिहास में तो ये पहले भी हो चुका है ना इस तरह का काम। ये मात्र मकान की बात नहीं है। दूसरा, मैं आपको बताऊं, आप जैसे कह रहे हैं कि ये 76 फ्लैट बना दिए। चौधरी चरण सिंह जब राजस्व मंत्री थे तो आप यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आइए, 50 गांव उन्होंने बसाए थे। और वे 50 गांव जिन लोगों को दिए थे, जिन लोगों को जमीन, मकान, स्कूल, अस्पताल बना के गांव बसा के दिए थे, वे थे हमारे आजाद फौज के जो सिपाही थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्हें वे दिए गए थे। आप आइए पश्चिम उत्तर प्रदेश में, अफजलगढ़ जो बिजनौर का हिस्सा है, आप रुद्रपुर में आइए, आप हस्तिनापुर मेरठ में आइए। मुझे अच्छी तरीके से पता है, वो लोग बहुत स्वतंत्रता सेनानी थे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पूर्व की सरकारों पर मैं कोई उनके काम पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप मुझे नहीं लगता कि मैं समझा नहीं पा रहा हूं या आप समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है मैं ही इस बात को समझ लेता हूं कि मैं समझा नहीं पा रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं कि जो दौर है, जिस दौर की पॉलिटिक्स आप की बात कर रहे हैं, बड़ी मूल्यों वाली पॉलिटिक्स होती थी। इंदिरा गांधी जिम्मेदारी उन्मूलन कर दिया, इंदिरा गांधी ने बहुत सारे काम कर दिए। इस बात को हम सहमत हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ठीक है, भाजपा के लोग भले ही जवाहरलाल नेहरू को कोसते रहें, सुबह शाम उठते कि नेहरू जी इस समस्या के लिए जिम्मेदार हैं, मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता। आज की पॉलिटिक्स और तब की पॉलिटिक्स में बहुत अंतर हो गया है। मुझे नहीं लगता कि आप राजनीति के विद्यार्थी हैं और हम भी बहुत छोटे से स्टूडेंट हैं, हम इन सब चीज़ों को जानते हैं। मैं दूसरे राउंड में आता हूं। चंचल यादव समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं चंचल का एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक ब्रजभूषण सिंह जुड़े हैं, उनसे मैं बात करूंगा। चंचल जी, आप जरा आपकी सरकारें बहुत बार रही हैं, कभी ये कोई दृष्टांत है आपके पास? बहन कुमारी मायावती की सरकार रही, कोई दृष्टांत बताइए कभी माफिया पे इतनी भयंकर कार्रवाई कर दी हो आप लोगों ने, और कभी छीन लिया हो जमीन और मकान बना दिया हो? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी डॉक्टर साहब ने और हमारे आरएलडी के प्रोफेसर साथी ने बहुत सी बात कही। आपने कहा इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा आपने, और मैं तो बड़ा स्वागत हूं कि आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। नहीं। मैंने इतिहास में आज तक कभी नहीं देखा। ये मैं बड़ा उत्तर प्रदेश के इतिहास में देखिए, अब यही दिक्कत है, विपक्ष की भी यही दिक्कत है। अगर हमने आज ये बात कर ली, मैं रोज आपकी बात करूंगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा दुर्गेंद्र चौहान बीजेपी के बजा रहे हैं, लेकिन आज मैंने इतिहास की बात कर ली तो आपको भी दिक्कत होने लगी। आप एक बहुत ये सब छोड़ दीजिए इतिहास। अच्छा, आप हमको बता दीजिए उत्तर प्रदेश के इतिहास में किस सरकार ने माफिया की जमीन छीनकर गरीबों के घर बना दिए हो? आप बता दीजिए, मैं मान लूंगा, मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा इतिहास वाली, नहीं तो मैं बार बार इतिहास कहूंगा। आज मैं बीजेपी का प्रवक्ता आज हमारे साथ अभी नहीं आए हैं, मुझे उनके स्थान लेने का शौक नहीं है। बोलिए चंचल यादव। हाँ, अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, याद दिलाता हूँ आपको। सोनभद्र इलाके में पहले नक्सली बहुत सारे हुआ करते थे, नक्सलाइट बेल्ट था पूरा, और आदरणीय नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने जो है उस नक्सली बेल्ट को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया।
आप बिलीव नहीं करेंगे, कभी आज उसके बाद अपने काफी सालों के लिए नेताजी विनोबा भावे के चेले थे, अच्छी बात है, नेताजी ने विनोबा भावे के कदम पर चल के काम किया। नक्सल और जो खद्दर कुर्ता पहन के पार्टी के सांसद हो जाते थे माफिया, उसमें अंतर है चंचल यादव, वो सारे दलों में है, भाजपा भी अछूती नहीं, उनका भी हम 10 नाम गिना देंगे। आपने देखा ऐसा नहीं है। जिस तरीके से फूलन देवी के साथ जो अन्याय हुआ था, भाई एक पहलू है, फूलन देवी के साथ अन्याय का एक पहलू है, उस पहलू से आप अन्याय देख रहे हैं, लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ जाएंगे तो दूसरे पक्ष के साथ अन्याय हुआ, बेमई कांड सभी ने देखा है। सुनिए मेरी बात को, सुन लीजिए भाई साहब। उसके बाद उन्होंने मुख्य धारा जोड़कर सम्मान दिलाने का काम किया और जो है लोकसभा भेजने का काम किया। और उसके बाद जो है आपने देखा होगा जिस तरीके से दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि मुलायम सिंह ने डकैतों, गुंडों, माफियाओं को सांसद विधायक बनाया, लोकसभा विधानसभा में भेजा, ये भी उन पर आरोप लगता था। सर आप सुन लीजिए, आज ये सरकार केवल हिंदू मुसलमान, हमारे आपने कहा मुख्यमंत्री बड़े ईमानदार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा मुझे बताइए आज क्या मुख्यमंत्री जी रजिस्ट्रियां निकलवा ली? मैं कोई उनकी बैलेंस शीट लेकर नहीं बैठा हूं योगी आदित्यनाथ की, मैं कह रहा हूं कि भाई मन क्रम बच्चन से अगर कोई ईमानदारी से काम करता नजर आता है, ना मैंने अखिलेश यादव का अकाउंट देखा, ना योगी आदित्यनाथ का, ना मुझे देखने की जरूरत, ना मेरी हैसियत है। ईमानदारी का मतलब मन क्रम बच्चन से अगर आप ईमानदारी से काम करते नजर आते हैं चंचल यादव, तो मैं मान लूंगा। बोलिए बोलिए बोलिए। बात पूरी, हाँ सर देखिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये आपने जहां तक आज ही समय देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी सिंबॉलिक राजनीति कर रहे हैं, केवल जहां पे हिंदू मुसलमान एंगल दिखता है। आपने भी देखा होगा डॉक्टर अरुण ने एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिया कि मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके का बयान देता हो कि भाई जो है मुगलों के जो है पीढ़ियां आज जो है ठेला लगाती हैं, मुगलों की पीढ़ियां जो है आज सिलाई करती हैं, चप्पल जूते पहनते हैं, मतलब ये सब सारी बातें, मतलब जो एक आप मुख्यमंत्री पद पे बैठे, आज उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए फ्लैट नहीं है, आज भी तो एक को दिया ना जाहिदा को, आज तो नहीं कहा उन्होंने। ठीक है, वो उनकी पार्टी लाइन हो सकती थी, मैं इसमें कोई विवाद में नहीं जाता हूं कि भाई उन्होंने कहा होगा, और वो मानते होंगे कि मुगल भारत के दुश्मन रहे हों, लेकिन सारे मुसलमानों को थोड़ी कहा होगा कि नहीं सारे मुसलमान रिक्शे चला रहे हैं वहां जाके। तो कुल मिलाकर एक अलग तरीके का नजरिया, मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष के पास इसका कोई उत्तर है। अब बीजेपी के नेता अगर आ रहे हो तो वो अपना समझें मामला क्या है, लेकिन विपक्ष के लोग कम से कम उनको इसका उत्तर देना चाहिए। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक से लौट आए, इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। ब्रजभूषण सिंह परिहार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले राउंड में ब्रजभूषण भाई के पास मैं जा नहीं पाया था। ब्रजभूषण सिंह परिहार जी, इसमें मैं क्या गलत बात कह रहा हूँ? जो समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि दुर्गेंद्र चौहान आज भाजपा की बात क्यों कर रहे हैं, मैं कौन सी गलत बात इसमें कह रहा हूँ? भाई अगर भाजपा का आदमी अच्छा करेगा, हम पत्रकार हैं, हमारा अंतः मन साफ है, तो हमें करना चाहिए, और जिस दिन खराब काम करते हैं हमें जी भर कर निंदा आलोचना करनी चाहिए, यही हमारा काम है। सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत, सम्मान। उत्तर प्रदेश की पावन भूमि प्रारंभिक काल से ही बहुत ही मनीषियों और मूर्धन्यों की रही है, राजनीति में भी। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, उनके द्वारा भी बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हुए, जैसे जमींदारी उन्मूलन प्रथा। डॉक्टर संपूर्णानंद जो बहुत ही मूर्धन्य विद्वान थे, लखनऊ में उनके द्वारा स्थापित कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल जो RIMC की तर्ज पर चलता है, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज। इसके बाद मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा भी 10 उन्मूलन कार्यक्रम, बहुत ही ऐतिहासिक, न भूतो न भविष्यति की बात है। अखिलेश यादव के द्वारा भी आगरा एक्सप्रेस, जिस समय पाकिस्तान में बालाकोट की घटना हो रही थी, तो वो आगरा एक्सप्रेस भी बहुत अपनी महती भूमिका को, यानी सामरिक ढंग से भी, यातायात के साथ साथ सामरिक ढंग से भी बहुत बड़ा मददगार साबित हुआ था। तो ये ऐतिहासिक कार्य बहुत सारे राजनीतिज्ञों ने किए हैं, होते रहे हैं, होते रहेंगे। ये जो वर्तमान समय चल रहा है, ये इवेंट का है,
यानी यहाँ पर हम इवेंट को बहुत ज्यादा आईटी सेल बहुत ज्यादा हावी हो गई है, और इसमें कोई एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल नहीं है, सारे राजनीतिक दलों में। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा आगे निकल गई है, क्योंकि उन लोगों ने आईटी सेल में बहुत पहले से काम करना शुरू कर दिया था। अब बची बात माफियाओं की जमीन को कब्जा छुड़ा करके, माफियाओं से कब्जा छुड़ा करके गरीबों को देना, निश्चित रूप से संविधान के समाजवाद और एक तरह से जो वितरण का नियम है, जो हमारे संविधान में शब्द प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन हम अगर प्रस्तावना को डिटेल करें तो अवसर की जो समानता है, यानी जो रोटी कपड़ा और मकान है, बुनियादी आवश्यकताएं है, ये सरकार का कर्तव्य है। फूड टू राइट हमारे संविधान में संशोधित तक हो चुका है। तो आवास देना भी सरकार की व्यवस्था है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना लोकतंत्र का सबसे प्रथम पावन उद्देश्य है। तो उसके तहत माफियाओं की जमीन को लेकर के एक नई नजीर पेश करना हमारा सबका, किसी भी राजनीतिक दल का दिल बड़ा होना चाहिए। जो काबिले तारीफ बात है वो काबिले तारीफ है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हुआ है। इससे हम ऐतिहासिक इसलिए कहेंगे, भले ही संकेत है बहुत छोटा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की विशाल आबादी में 76 लोगों को आवास मिल जाना ये तो बहुत छोटी सी घटना है। नहीं ब्रजभूषण जी उन्होंने 54 लाख आवास अब तक दिए हैं। मुख्यमंत्री और जो आज वहां से जानकारी मिली है वो 54 लाख आवास अब तक वो दे चुके हैं। ये इस तरीके की जमीन, माफिया से जो जमीन छीन कर उसमें फ्लैट बने हैं, वो 76 आवास एक शुरुआत है प्रयागराज से। और आज मुख्यमंत्री ने कहा है पूरे उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को, तमाम अधिकारियों को, कमिश्नर्स को, कि जहां जहां माफिया से जमीन छुड़ाई गई है, जमीन चोरों से जमीन छुड़ाई गई है, सरकारी जमीन, उसमें इस तरह के मकान बना के गरीबों को बसाया जाए। तो ये अभियान आने वाले एक साल के अंदर उत्तर प्रदेश में बहुत तेज होने वाला है। पर्टिकुलर हम लोग बात करें इस पर तो ज्यादा बेहतर होगा। वही बात मैं कह रहा हूं कि इसलिए ये माइलस्टोन है कि माफियाओं की जमीन को छीन करके गरीबों को देना, यानी यहाँ पर दोहरी चोट हो रही है। पहली चोट तो ये हो रही है कि माफिया राज का खात्मा होगा, भविष्य में जो माफिया के चकाचौंध से प्रभावित है वो युवा हतोत्साहित होंगे। और दूसरी बात कि जो लोग डाउन ट्रोडन है, जिन लोगों को ये लगता ही नहीं कि देश और ये प्रदेश हमारा है, ये सरकार हमारी है, ऐसे लोगों के पास आवाज पहुंचता है तो उन्हें एक तरीके से सकारात्मक संदेश जाएगा। तो इसलिए मैं पहले ही कहा कि जो स्तुत प्रयास है, जो अच्छा प्रयास है, इसके लिए कोई भी राजनीतिक मतभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके पहले इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि मात्र कोई भी चीज चुनावी स्टंट ना हो, नीति और नियत सही हो, संविधान की धाराओं का पूर्णतया पालन किया गया हो। कहीं ऐसा ना हो कि मात्र एक संकेत हो और उस संकेत के माध्यम से एक इवेंट हो और इवेंट को हमने इस तरीके से पेश कर दिया हो। अगर इस तरह की उत्तर प्रदेश सरकार की नियति है तो ये निश्चित रूप से कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं देगी। लेकिन अगर हमारी भावनाएं पवित्र है, क्योंकि पहले ही कि रूल्स शुड बी ऑब्जर्व्ड एज अ स्ट्रिक्ट लेटर, यानी का कानून की भावना के अनुसार होना चाहिए, शब्दों के अनुसार। समाज शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते आप इससे क्या सामाजिक परिवर्तन देखते हैं परियार जी? ये सामाजिक परिवर्तन ये दिखता है कि ये एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। और मुझे तो लगता है कि इस देश में एक पूरा कानून ही इसी तरह का होना चाहिए। पार्लियामेंट की जब बैठक होती है इस तरह का कानून होना चाहिए कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अगर कहीं पर भी भू माफियाओं ने या अन्य कोई माफिया जमीन पर कब्जा करता है तो उस जमीन को छुड़ा करके संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करके अगर अत्यंत आवश्यक लोगों को, आवास विहीन लोगों को वो जमीन दे दी जाती है तो राज्य अपने संविधान के कर्तव्यों का ही पालन करेगा और देश के लिए एक बहुत अच्छी नजीर भी बनेगी। ब्रजभूषण जी, ये जो एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति अटैच करने का बहुत पुराना कानून है। आईपीसी या सीआरपीसी में बहुत सारे कानून है। योगी जी ने केवल फोर्सफुली इंप्लीमेंट कर दिया है, कोई नया कानून नहीं लेकर आए कि नहीं साहब वो, लेकिन एक नीति और नियति, इसी की बात हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता खेमचंद शर्मा जुड़े हैं। शर्मा जी,
मैंने आज ये कह दिया कि भाई ये योगी जी ने ऐतिहासिक काम कर दिया, सारा विपक्ष हमारे ऊपर झपट पड़ा। कह रहा कैसी बात कर रहे हैं आप? काम किया, ऐतिहासिक काम किया है। एक अपराधी की लंका को अब जला साबित करो, आप तो लेट आए हो, हम साबित कर करके परेशान हैं। नहीं, आप गलत इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं दुर्गेन सर, आपसे नहीं होती, आप गलत इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं। ये सरकार का काम है। मैं कंप्लीट कर दूं, ये सरकार का काम है, बिल्कुल मानता हूं सरकार का काम है, लेकिन हमने किया है, हमसे पहले की सरकारों ने नहीं किया। हम 54 लाख, यही तो हम इन लोगों से कह रहे हैं बड़ी देर से कि बड़ा ऐतिहासिक काम हो गया। अरुण यादव जी अलग नाराज हो गए, चंचल यादव जी ने हमला कर दिया, आरएलडी के साथी ने कहा भाई अरे क्या है, चौधरी चरण से भगवान तक चले गए। वो काम नहीं किया। सुन लो भाई, मैंने आपको सुना है और अभी आपने आधा घंटा यूज भी किया है। नहीं, आप तो अभी आए, आपने कहाँ सुना? हाँ बोलिए बोलिए शर्मा जी बोलिए, अब इसमें समझ आया मत करिए, बोलिए। इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक अपराधी की लंका को जलाया है, वहां पे एक अपराधी ने कब्जा किया हुआ था, हत्या हुई थी वो जमीन, उसको साफ करके आज वहां पे गरीबों को घर दिया गया। आप उनकी भावनाएं देखिए, कितने खुश हैं वो, लखपति बन चुके हैं, उनको पक्का मकान मिल चुका है, आज उनका परिवार खुश है, आज उनका परिवार दिवाली मना रहा है, ईद मना रहा है। इससे बड़ी खुशी क्या होगी? ये खुशी देने का काम मोदी योगी जी ने किया है, और मोदी योगी जी लगातार युद्ध स्तर पर इस पे काम कर रहे हैं। ना सिर्फ मकान दे रहे हैं, बल्कि हेल्थ की सुविधा के लिए आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, पीएम किसान को मदद कर रहे हैं, गरीबों को उनका डेटा कलेक्ट करके उनके घर के पास, गांव के पास, टाउन के पास काम मिले, उसकी व्यवस्था की गई है। युद्ध स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। आज 9 साल पे हम ये प्राउड भी कह सकते हैं कि हमने जो कहा वो हमने वो किया है, वो हमने करके दिखाया है। ना सिर्फ राष्ट्रवादी, आप कहते हो कि सिर्फ और सिर्फ नेशनलिटी पे काम करते, नहीं, हमने नेशनलिटी पे तो काम किया ही किया है, हमने ग्राउंड पे भी काम किया है, और उसी की वजह से एक नई जमात खड़ी की, और वो जमात है बेनिफिशियरी की जमात, वो जमात है लाभार्थियों की जमात। वो दिखती है, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो लोग कहते हैं, वो लोग हर समाज से आते हैं, हर धर्म से आते हैं, हर जाति से आते हैं, हर देश के कोने से आते हैं, हर भूगोलिक क्षेत्र से आते हैं। इसीलिए आज योगी और मोदी जी मजबूत हैं। और हमें, मैं अनुरोध करना चाहूंगा विपक्ष के लोगों से भी, आप जो अच्छा काम है उसको एक्सेप्ट करें। अभी भी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारी चीजें, आप वहां सजेशन दें, हम वहां पे भी तेजी से काम करेंगे। आप सार्थकता के साथ अगर काम करोगे तो जनता भी आपकी बात सुनेगी। आप निरर्थक बात करोगे, लोगों को मकान मिल रहे हैं, आप बोलोगे नहीं मिल रहे हैं, ये तो सरकार का काम है, तो वो पूछेंगे भाई आपकी जो सरकार थी उसने क्यों नहीं किए? 65 साल तो कांग्रेस रही, वहां पे एसपी बीएसपी की सरकार रही, उन्होंने क्यों नहीं किया? ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेता हूँ शर्मा जी, अब आप रुक जाइए, मैं रिएक्शन लेता हूँ। मैं पहले, चूंकि अभी ताजा सरकार 10 साल पहले नहीं की रही है चंचल यादव की, तो इन्हीं से बात कर लेते। 6 साल हैं, 10 साल नहीं, ज्यादा कह गए हम। चंचल जी जरा रिएक्ट करिए इस पे। दुर्गेश जी एक चीज से जवाब दूंगा, बस मुझे बीच में प्लीज इंटरवेंट मत करिएगा। मैं बस इतना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से हमारे भाई साहब शर्मा जी जो आंकड़े बता रहे थे, मैं सच बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है। इनका यहाँ पूरा बकायदा प्रधानमंत्री से लेकर के सब झूठ बोलते हैं। अभी आपने देखा होगा अमेरिका में हमारे प्रधानमंत्री जी जाकर के हर दिन यूनिवर्सिटी बना रहे थे, हर दिन ITI कॉलेज खोल रहे थे, एक सप्ताह में यूनिवर्सिटी बन जा रही थी। इस तरह के 54 लाख लोग घर मिल गया होगा, उन बातों को ज्यादा नहीं जिक्र करूंगा। लेकिन सवाल आज ये है कि आप अगर ये बता रहे हो कि माफियाओं पर लगाम लगा रहे हो, अभी हमारे देश को गौरव देने वाली बेटियां सामान्य नहीं थी, जो जंतर मंतर में बैठी रही, क्या उस माफिया के खिलाफ आपने कोई कुछ कड़ा कदम उठाने की हिम्मत की? आपने क्या वहां पे आपने कुछ कार्रवाई करने की हिम्मत की? तब तो आपका जो है जो ईमानदारी आपकी होती है वो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग चेहरा जाता है, आपका उसके लिए अलग चेहरा जाता है। आपका डबल स्टैंडर्ड है। आपने ये देखते हो, आपने बताया ना कि आज अगर आप देखें, अगर रजिस्ट्रियां उठा के चेक कर लो आप पूरे उत्तर प्रदेश की, तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास जमीन कब्जा है। जो आप देखेंगे बड़े बड़े माफिया की लिस्ट में, लेकिन उन लिस्ट पे आप देखते नहीं हो, वो लिस्ट आपको दिखाई नहीं देती है। जो मुख्यमंत्री जी वाला, जो मैं कहता हूं कि आप टॉप 50 लिस्ट आप जारी कर दीजिए, अभी मालूम हो जाएगा कौन सी पार्टी में कितने माफिया हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी, तब उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें तो समझ में बात आएगी। लेकिन है क्या कि जो हमारे मुख्यमंत्री के सजाती लोग हैं, उनके खिलाफ आपकी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होती है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आपने एक बात बताया कि ऐतिहासिक काम की बात करी। मैंने आपको बताया कि सोनभद्र से लेकर के हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि चंबल से लेकर के आदरणीय नेताजी ने पूरे प्रदेश में जिस तरीके से पिछड़े दलित के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और उनके स्वाभिमान की रक्षा की, उनके स्वाभिमान को जगाया, नहीं तो क्या हासिल होता था पहले आप देखिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा अभी आपने जो 2-3 दिन पहले एग्जाम हुआ है, पिछड़ा वर्ग का जो है जो सीट थी 27%, उसमें
उसमें 18% कोई खाने का काम किया है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खाने का काम किया है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का आंदोलन कर रहे थे, पिछड़ा SC/ST का हक खाने कोई काम किया है तो हमारे मुख्यमंत्री ने खाने का काम किया है। तो ये अन्याय भी बहुत सारा है, आप अन्याय की बात भी करिए। माफिया पे रही है आज ना, आज माफिया पे रही है, आज माफिया और माफिया उन्मूलन पे थोड़ी चर्चा हो जाए दीजिए। भर्ती पे आ जाएंगे चंचल यादव। जारी कर लें, फंडिंग लिस्ट जारी कर लें, लिस्ट जारी करके कार्रवाई करें तो कार्रवाई कहां ठीक है। मैं डॉक्टर अरुणेश यादव के पास जाऊंगा। ठीक है चंचल जी, आपकी बात आ गई। डॉक्टर अरुणेश यादव रिएक्ट करिए, फिर मैं शर्मा जी से पूछूंगा कि भाई ब्रजभूषण की जमीन मकान कब जब्त करेंगे, उस पर मकान कब बनेगा। देखिए, आपने जो कहा कि मुख्यमंत्री जी की नीयत पाक साफ है, हमारे खेमचंद्र जी ने, हमारे मित्र ने कहा कि साहब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने जो जो काम कहे वो सारे काम किए, और 9 साल का जो है बीजेपी के सारे नेता रिपोर्ट कार्ड ले लेके जा रहे हैं। लेकिन ये लोग कहाँ नहीं बताते साहब, रोजगार पे नहीं कहते। जो 2 करोड़ रोजगार की बात हो रही थी उस पे ये मौन हो जाते हैं। जब आ जाती है महिला सुरक्षा की बात तो तमाम ऐसे उदाहरण है, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, ब्रजभूषण शरण सिंह, तमाम उदाहरण है। अगर लिस्ट लेके बैठेंगे पूरा घंटा कम पड़ जाएगा, वहां पे ये मौन हो जाते हैं। अमित शाह जी को दूरबीन लेके भी कहीं भी अपराधी नहीं दिखाई देते, जबकि अजय मिश्रा टैनी जी बगल में है, जिनका पुत्र जो है लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा चुका है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, ना वहां कोई बुलडोजर चला। बात ये आ जाती है कि जब बीजेपी के नेता अपराध में लिप्त होते हैं, अत्याचार कर रहे होते हैं, जमीनें हड़प रहे होते हैं, तो वहां पे पैमाने दूसरे क्यों हो जाते हैं। और जब कोई विपक्ष में कोई करता है, कोई गुंडा कर रहा है, बदमाश कर रहा है, ठीक है, उसकी जमीन आप अधिग्रहण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम सराहना कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत आती है जब आप 2 तरह के पैमाने लगाते हैं। अब देखो, हालांकि ये मुद्दे का विषय नहीं है, लेकिन बीजेपी के जो हमारे साथी उन्होंने भटकाया, तो मैं जरूर 1 मिनट लूंगा। मणिपुर पे मां नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने, समूचे विपक्ष 2 महीने तक दबाव डालता रहा, बैठक लो बैठक लो, प्रधानमंत्री जी ने बैठक नहीं ली। बैठक कौन कर रहा है विपक्ष के साथ? गृह मंत्री जी कर रहे हैं। अब जब राहुल जी वहां मणिपुर पहुंच गए तो वहां उनको मिलने नहीं दे रहे जनता से। मतलब आप खुद भी कुछ नहीं करोगे, विपक्ष कुछ करना चाहेगा तो उसे करने नहीं दोगे, बस ढिंडोरा पीटते रहो। प्रधानमंत्री जी ये निर्देश दे रहे हैं कि 9 साल का रिपोर्ट कार्ड हर जगह पहुंचना चाहिए, नौकरी ना पहुंचे, नौकरी ना। तो शर्मा जी वही बता रहे हैं ना भाई, काम जो किया 9 साल का जो काम उन्होंने किया, बता रहे हैं उसमें दिक्कत क्या है। आपके पास भी कुछ हो तो कहना ही है। रोजगार पे आप फेल हो गए। चलिए ठीक है, मैं एक दिनेश राणा का भी कमेंट ले फिर जाऊंगा शर्मा जी के पास। राणा साहब, दोनों साथियों को आपने सुना, वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई ब्रजभूषण, शरण, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तब वो कह रहे हैं कि भाई सजाती माफिया, ये माफिया, वो माफिया, बहुत सारे ऐसे माफिया हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? और उत्तर प्रदेश में जो टॉप 15 माफिया की लिस्ट क्यों नहीं जारी हुई? ये इस पर वो सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं एजेंडे पे ही बात करता हूं। जैसे अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने, मुख्यमंत्री, आपने एजेंडा आज मुख्यमंत्री का था कि मुख्यमंत्री ने जो आवास दिए हैं, 76 आवास दिए हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया। अब खेमचंद शर्मा जी से मैं पूछना चाहूंगा कि मोदी जी ने 8 साल पहले ये कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, और दूसरी बात 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा था कि हम 2022 तक सबको आवास दे देंगे। तो एक झूठ को छुपाने के लिए एक छोटा इवेंट करके और ये 2 अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ के और एक इवेंट बना के लोगों का बेवकूफ बना जाए। राणा साहब, उसकी भावना समझिए, माफिया और आवास जो उसको तो समझिए, आप इन होल ले जाते हैं। हाँ, मैं बता, आप चौधरी साहब से जोड़ने लगते हैं। नहीं, पूर्व की सरकारों ने माफियाओं पर कार्रवाई की, आवास भी दिए। इन्होंने एक माफिया के, पहली तो मुझे आपत्ति है कि माफिया की जमीन नहीं थी, माफिया ने कब्जा किया हुआ था, वो जमीन सरकारी थी। वही कह रहे हैं भाई, कब्जा वो बात वही कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे माफिया की जमीन, कह रहे माफिया ने कब्जा किया, गरीबों से ली, सरकारी जमीन छीनी और उसको हमने मकान बनाकर दे दिए। एक अच्छा काम है। खेमचंद शर्मा कह रहे हैं स्वागत करो। जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, इस चीज का कोई इवेंट या आत्म प्रशंसा का माध्यम नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं पूछ लेता हूं शर्मा जी से, फिर रजा हुसैन रिजवी साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है। साथियों से निवेदन है कि थोड़ा संक्षिप्त में रखेंगे। शर्मा जी, अब दोनों को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो आप वाले माफिया हैं, अब कहने की जरूरत नहीं, ब्रजभूषण शरण पे कितने मुकदमे हैं, टाडा भी बंद रह चुके हैं वो। इसी तरीके से बहुत सारे नाम ये लोग गिना रहे हैं।
और जाति विशेष का आरोप लगा रहे हैं। इनकी जमीन पर कब गरीबों को घर देंगे, ये तिथि पूछ रहे हैं, डेट पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, आरएलडी के प्रवक्ता को पता होना चाहिए कि उनकी पार्टी किस आधार पे खड़ी है। वो 100% जाति की और परिवार की राजनीति करते हैं। वैसे ही समाजवादी पार्टी वाले और आरोप हम पे लगा रहे हैं। अच्छा, परिवारवाद पे आ गया। अरे माफिया पे रहिए महाराज, माफिया पे। शर्मा जी व्यक्तिगत नहीं बोलने दिए शर्मा जी को भाई, उनको समय नहीं मिला है। शर्मा जी को बोलने दिए प्लीज प्लीज प्लीज। मैं अलाउ नहीं करूंगा। केवल शर्मा जी, केवल शर्मा जी, बोलिए शर्मा जी। शर्मा जी, मेरा गला आज आपकी पैरवी करते करते पक गया है। आज बोलिए। कर रहे हैं। रखना चाहता हूँ क्योंकि विनेश जी ने बात रखी थी कि भाई हम एक जाति की बात करते हैं, इसीलिए मैंने ये बात रखी, नहीं तो रखने की जरूरत नहीं थी। मैंने जाति की बात ही नहीं की। विनेश जी बीच में बोलिए कृपया, सुन नहीं पा रहे दर्शक, सुन नहीं पा रहे कौन क्या कह रहा है। और कोई सरकार ये काम नहीं करती थी, बिल्कुल सही कहा, और यही बताने की जरूरत है। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बताया सरकार का काम है, सरकार ने किया है। तो यही तो जनता सुनना चाहती है कि सरकार ने किया, जो हमने कहा वो हमने किया है, इसीलिए हमने किया है। तो रोजगार का जवाब उन्होंने पूछा है, किसानों की आय डबल करने की बात कही थी, महिला सुरक्षा की बात कही थी। बारी बारी से कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा भैया, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा। सब लोग मिलके का शर्मा जी पे हमला करोगे भाई। गलत पार्टियों के लिए मुश्किल जवाब तो भाई ये सरकार की तरफ से प्रवक्ता है, तो जवाब तो इन्हीं को देना पड़ेगा। अपराधी जानते हैं, वहाँ पे समाजवादी पार्टी के झंडे का मतलब होता था कि ये व्यक्ति लठधारी है, इस व्यक्ति से डरना है। आपको सब लोग अजय मिश्रा टैनी के पुत्र को क्या है, अजय मिश्रा टैनी के जो पुत्र हैं उन्होंने किसानों की गाड़ियां चलाई है। कुलदीप सेंगर पे बात वसूली और जितने भी सेंगर पे बात कर लीजिए, कुलदीप सेंगर पे बोलिए ना कुछ, आप कुलदीप सेंगर पे भी बोलिए, अजय मिश्रा टैनी चलिए ठीक है। अब वक्त नहीं है। मैं सीधे रजा हुसैन रिजवी के पास जाऊंगा। रजा भाई, सभी को आपने सुना, बीजेपी के साथी को भी सुना। एक सवाल तो उठता है रजा भाई कि भाई ये जो बाकी माफिया है जिनकी तरफ, ठीक है, माना कि विपक्ष माफिया को संरक्षण देता था, मान लिया एक क्षण के लिए, ठीक है, और समाजवादी पार्टी पे ज्यादा आरोप लगते थे, भाई अतीक और फलाह और ढिका, सब दुनिया भर के नाम आप भी जानते हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं आप, तो सारी चीज़ों को जानते हैं। और अभी ऑन स्क्रीन ये बात कही गई कि मुलायम सिंह ने दस्युओं को, जो डकैतों को मुख्य धारा में लेकर आए, उनकी पार्टी पर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी आरोप लगाते थे कि मुलायम सिंह की पार्टी डकैतों को भी संरक्षण देती, जबकि वो विनोबा भावे के चेले थे और उन्होंने काम किया, ऐसा समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं। लेकिन सवाल ये भी है ना कि ब्रजभूषण शरण जैसे जो माफिया हैं, जो कहीं से पोषित हैं, ये तो बहुत भले आदमी नहीं है, तो इनके मकान, इनकी जो कब्जा की हुई जमीनों पर कब घर गरीबों को मिलेंगे? ये सवाल नहीं बनेगा क्या बीजेपी से? देखिए, ऐसा रजा हुसैन रिजवी, मुकदमे चलेंगे, गैंगस्टर लगेगा, कार्रवाई होगी तो उस पर होगा। लेकिन मैं अभी एक चीज आपसे दुर्गेन जी कहना चाहता हूँ जी कि आज जो जितने विपक्ष के लोग बैठे थे जी, इन्होंने अपने पूरी विपक्ष की भूमिका अदा की है, पूरी विपक्ष की भूमिका। तो आप क्या चाहते हैं, भाजपा के साथ हो जाएं? इन लोगों ने पूरी विपक्ष की भूमिका अदा की है। जो एक अच्छा काम हुआ उसका जरा से तारीफ नहीं किया इन्होंने, और विपक्ष को करना भी चाहिए। अब कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही है, अरे भाई तुम विपक्ष के लीडर हो, नौकरी नहीं मिल रही, धरना करो, प्रदर्शन करो, बट डिबेट करोगे नौकरी। अरे तुम्हारी पार्टी है, तो राष्ट्रीय स्तर का कोई प्रदेश। अरे भाई आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। नहीं, फाइनल कमेंट अरुणेश जी, प्लीज रजा भाई से कतई वो मत करिए, वो फाइनल कमेंट में है और उनको कहने दीजिए। ये गलत है, बोलने दीजिए। देखिए, आवाज मत बंद कीजिए। ये बिल्कुल नहीं। ये जो अरुणेश जी जो लोग आवाज बंद करते हैं उन्हीं को बंद करने दीजिए, आप मत बंद करिए। ये चरित्र नहीं है आपका नेचर नहीं किसी का आवाज दबाना। नो, आप खाली डिबेट पे बैठ के कहेंगे जेल भरो आंदोलन कीजिए, धरना कीजिए। आप जमीन पे आके देखिए ना रजा साहब। देखता करूं, मैं लखनऊ में रहता हूँ, देखता हूँ लखनऊ में कहाँ आप जमीन पे आके, लखनऊ दुनिया नहीं है, लखनऊ दुनिया नहीं है रजा साहब। चलिए शांत हो जाइए आप लोग प्लीज। अरुण जी
अरुणेश जी, चंचल जी, रजा भाई कंप्लीट करिए, नहीं मामला जरा बेस्वाद हो जाता है। बोलिए रजा भाई, बोलिए प्लीज। वापस लेने पड़ेंगे। नहीं वापस केवल रजा भाई, बाकी आवाज बंद करिए, केवल रजा भाई बोलिए। रजा भाई आप विपक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आम जनता की बात को उठाइए, आम जनता प्रदर्शन की बात कीजिए, आप उठा रहे हैं, आम जनता की बात को लाइए, आपकी जिम्मेदारी है। और सरकार आपकी जिम्मेदारी है सत्ता में सवाल पूछने की, आप उसको उठाइए, मेरे सवाल पूछिए, खूब पूछिए। अरे वो पूछ रहे हैं भाई, चंचल यादव पूछ रहे हैं सवाल ना, तो वो किसी की थी भाई, सरकार ने जमीन छुड़ाई, चाहे सरकार की जमीन थी, चाहे जमीन थी कि नहीं थी, माफिया के पास जमीन वो थी कि नहीं थी, जमीन को छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया, उस जमीन को छुड़ा के मकान बना कि नहीं बना, गरीबों को मिला कि नहीं मिला, आप कह दीजिए भाई नहीं मिला तो कह दीजिए माफिया फ्री हो गया है। नहीं, आप कह दीजिए कि भाई चलिए एक चर्चा की और जरूरत है कि प्रदेश माफिया मुक्त हो गया कि नहीं हो गया। सभी मेहमानों का धन्यवाद। रजा हुसैन रिजवी आपका धन्यवाद, खेमचंद शर्मा आपका धन्यवाद, चंचल यादव, डॉक्टर अरुणेश यादव आपका धन्यवाद, ब्रजभूषण सिंह परिहार आपका भी धन्यवाद, और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम को मंथन को देखते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा यूनिवर्सिटी।